नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार स्टेट के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। म्यूजिक क्लास इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास लिए जाते हैं और प्रतिदिन आपको हम जैसे 50 प्रश्नों का एमसीक्यू करवाएंगे और डिटेल से बताते चलेंगे। आज का क्लास जो है ओनली फॉर एमसीक्यू है, ठीक है। ओनली फॉर क्या है? एमसीक्यू है, ठीक है। हम लोग बारीकी से एमसीक्यू प्रश्नों का यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देते चलना है, आपको बताना है कि कितना आपका स्कोरिंग आया। तो मित्रों, आज का प्रथम प्रश्न है, आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य कौन सा है? आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों श्रुति दर्पण। क्या हो जाएगा? श्रुति दर्पण। ऐसा कमेंट्स में आंसर फटाफट दे दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि शारदा वाद्य का आविष्कार किसने किया? शारदा वाद्य का आविष्कार किसने किया? यही आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा गुरु रामदास, ठीक है। शारदा वाद्य का आविष्कार किसने किए? तो गुरु रामदास है। अगला प्रश्न मित्रों, हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1840 में। हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? तो 1840 में। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण, ऐसे दो वाद्यों का नाम बताइए जिनका फिल्म संगीत में अधिक प्रयोग होता है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। कमेंट्स में आपको आंसर देने से फायदा यह है कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा तबला और ढोलक, एप्पल, ठीक है। तबला और ढोलक। अगला प्रश्न है कि हारमोनियम का आविष्कार किसने किया? हारमोनियम का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अलेक्जेंडर फैक्स डिवेड, कैट, अलेक्जेंडर फैक्स डिवेड। अगला प्रश्न मित्रों, मोहन वीणा किससे विकसित है? मतलब मोहन वीणा किससे विकसित हुआ है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गिटार से। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि संगीत परिजात ग्रंथ में पटह का अर्थ क्या है? संगीत परिजात ग्रंथ में पटह का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ढोलक। पटह का अर्थ क्या है? तो ढोलक है। अगला प्रश्न मित्रों कि बो या गज का प्रयोग किस वाद्य में होता है? बो या गज का प्रयोग किस वाद्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वायलिन में होता है। किसमें होता है? वायलिन में। अगला प्रश्न मित्रों कि साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले हम एक बात आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक छोटा सा गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि सरोद सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? सरोद सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं, ठीक है। इसीलिए इतना अच्छा सरोद बजाने के कारण इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सरोद सम्राट की उपाधि से जैसे नवाजा है। अगला प्रश्न है वायलिन सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? ठीक है, वायलिन सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित बीजी जोग, कैट, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि बीजी जोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तबला या पखावज की पूड़ी किस पशु के चमड़े से बनती है? तबला या पखावज की पूड़ी किस पशु के चमड़े से बनती है? तो मित्रों जो सबसे हाई क्वालिटी का तबला या पखावज होता है उसका जो पूड़ी जो बनता है ऊंट के चमड़े से बनता है। किससे बनता है? ऊंट के चमड़े से बनता है। और जो नॉर्मल जो पखावज या तबला होता है उसका जो है बकरे के चमड़े से बनता है, ठीक है। तो हमको यदि बकरा और ऊंट दोनों दिया हुआ है तो हमको ऊंट टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, तबला या पखावज की धुआल बद्ध किस पशु के चमड़ा से बनती है? तो इसका भी मित्रों क्या हो जाएगा? ऊंट से ही बनती है, ठीक है। ऊंट के चमड़े से बनती है। अगला प्रश्न मित्रों
कि पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है? पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है? कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए, इसे आपको 100% याद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पटाक्षर शब्द का जो वाद्य जो संबंधित है किससे है? तो पखावज से। प से पटाक्षर और प से पखावज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मित्रों, कि उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है? उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है? इसका मित्रों आप कमेंट में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। किसके वाद्य के अंतर्गत आता है? अवनद वाद्य के अंतर्गत है। भारतीय संगीत में वाद्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। चारों में अवनद है, सुशील है, तत् है और घन है। अगला प्रश्न मित्रों, कि सम्राट अकबर किस वाद्य को बजाने में निपुण थे? सम्राट अकबर कौन सा वाद्य बजाता था? हम बहुत सारा क्लास में इसके बारे में बता चुके हैं। तो सम्राट अकबर जैसे नगारा बजाता था। ठीक है, कैट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, कि पंडित पन्नालाल घोष किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित पन्नालाल घोष किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? बांसुरी। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि परन का स्रोत कौन सा ताल वाद्य है? परन का स्रोत कौन सा ताल वाद्य है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा हारमोनियम। क्या हो जाएगा? हारमोनियम। अगला प्रश्न मित्रों आपका जो अति महत्वपूर्ण है, अवान ई मिस्त्री किस वाद्य को बजाती हैं? अवान ई मिस्त्री किस वाद्य को बजाती हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वृंदवादन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वृंदवादन कहाँ स्थित है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वृंदवादन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है मित्रों। अगला प्रश्न है, वृंद के कितने गुण होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है। वृंद के कितने गुण होते हैं? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 6 गुण होते हैं। वृंद के कितने गुण होते हैं? 6 गुण होते हैं। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि चेंडा या मृदलम कहाँ का वाद्य है? चेंडा या मृदलम कहाँ का वाद्य है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में प्रचलित है। कौन भारत में? दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगला प्रश्न मित्रों, कि गोंग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ? गोंग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण है, बांस ड्रम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? ठीक है, बांस ड्रम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1782 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को, इसलिए आपको याद रखना क्या है? अति आवश्यक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अस्थाइयों की संख्या कितनी है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 96। ठीक है, कितना आंसर है? 96। अगला प्रश्न मित्रों, जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार के ग्रंथ में प्राप्त हुआ? मतलब जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने दिया है, इसके बारे में जानकारी दिया है। ठीक है, तो मित्रों इसको कमेंट्स में आंसर फटाक से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मतंग साहब। ठीक है, ठीक है, कौन दिया है? तो मतंग साहब। अगला प्रश्न मित्रों, कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं? सभी ग्रंथ में जाति के अलग अलग लक्षण प्राप्त हैं, परंतु नाट्य शास्त्र में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 10 प्राप्त हैं। कितने? 10 जाति प्राप्त है। नाट्य शास्त्र में कितने जाति के लक्षण प्राप्त हैं? तो 10। अगला प्रश्न मित्रों, कि पाश्चात्य संगीत में विभो का अर्थ क्या है? पाश्चात्य संगीत में विभो का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा द्रुत लय। क्या है? द्रुत लय, बॉल। अगला प्रश्न मित्रों, कि षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं आपको कि षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? तो 4 है।
अगला प्रश्न मित्रों कि 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किसने किया? 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत साहब किए। किसने किए? भरत साहब। अगला प्रश्न है कि यास्टिक ने गीतियों की संख्या कितनी बताई है? यास्टिक ने गीतियों की संख्या कितनी बताई है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। कितना बताया गया है? 3। कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। किसमें प्राप्त हुआ है? तो नाट्य शास्त्र में, मतलब सी। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है? ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा नाट्य में किया गया। किसमें किया गया है? नाट्य में किया गया है। अगला प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया? रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया? तो इसका आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हमको पता चल सके कि आप कितना आंसर सही बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आक्षेपिकी, मतलब बॉल। ठीक है, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया है? तो आक्षेपिकी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राग का परिचय। किसका परिचय? राग का परिचय। अगला प्रश्न है कि भैरव थाट में यदि मध्यम ग्राम तीव्र कर देने पर कौन सा थाट बनेगा? भैरव थाट में यदि मध्यम तीव्र कर देने पर कौन सा थाट बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मारता, एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को कहते हैं तो शुद्ध स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? शुद्ध स्वर कहते हैं। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो शुद्ध स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है तो उसे कहते हैं। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कोमल स्वर कहते हैं। यदि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होगा तो कोमल, ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे? तीव्र स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों श्रुतियां कितनी है? बहुत बार बता चुके हैं। तो श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। 22 श्रुतियों का नाम मित्रों हम बता चुके हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। नगमा किसे कहते हैं? नगमा किसे कहते हैं? तो मित्रों संगीत में लहरा को जो है से नगमा बोला जाता है। लहरा को क्या बोला जाता है? नगमा बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों इस संगीत द्वारा हम किस रोगी को उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? मतलब संगीत से किस प्रकार के रोगी को इलाज किया जा सकता है? तो मानसिक रोगी को, जो व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझ रहा है उसे आप संगीत के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किसने दिखाया जा सकता है या किसमें होगा? ठीक है, भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किसमें दिखाया जा सकता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नृत्य में इसको दिखाया जा सकता है। किसमें? नृत्य में तीनों को एक साथ जैसे दिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है? ठीक है, भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गीत को। किसको माना है? गीत को, मतलब एप्पल। अगला प्रश्न है तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है? तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तार सप्तक से। कितने से? तार सप्तक से। बहुत बार हम पूछ चुके हैं कि सप्तक कितने हैं, तो सप्तक आपको 3 है। कौन कौन है? तो तार सप्तक, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक। ये तीनों क्या है? सप्तक है।
अगला प्रश्न मित्रों कि तानपुरे का चौथा तार किस सप्तक से मिलाया जाता है? तानपुरे का चौथा तार किस सप्तक से मिलाया जाता है? तो मित्रों हो जाएगा मध्य सप्तक से मिलाया जाता है। कौन सप्तक से? तो मध्य सप्तक से। अगला प्रश्न मित्रों राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा प में जाकर के मिलता है। कहा मिलता है? प में। अगला प्रश्न है आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है? आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है? तो मित्रों उसको मोड़ बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे मिंड होना चाहिए, ठीक है, एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सुनाटा कहते हैं। बॉल क्या बोलते हैं? उसे सुनाटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार थे? अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार थे? मित्रों इसका आंसर आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना, ठीक है। एक बात मित्रों आपको जरूर हम बोलेंगे कि यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन आप एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आगे आने वाला दिन आपका सही हो जाएगा। आगरा घराना के जन्मदाता कौन है? आगरा घराना के जन्मदाता कौन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा हाजी सुजान खां। आगरा घराना के जन्मदाता कौन है? तो हाजी सुजान खां। अगला प्रश्न है कि अलादिया खां के घराने का नाम बताइए, मतलब अलादिया खां किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा जयपुर घराने से। अलादिया खां का संबंध किस घराने से है? तो जयपुर घराने से। अगला प्रश्न मित्रों कि किराना घराने के काले खां कौन सा वाद्य बजाते थे? मतलब पूछ सकता है कि काले खां का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना से है। और काले खां क्या बजाते हैं? यहाँ पर ही प्रश्न कौन सा वाद्य से संबंधित हैं? तो काले खां जो है मित्रों आपको सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि सिद्धेश्वरी देवी जो ठुमरी से संबंधित है, पूछता है कि सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी से है। तो सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बनारस घराने से। किस घराने से? बनारस घराने से। और बनारस घराने जो है ठुमरी के लिए ही प्रचलित है। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है, किशोरी आमोनकर किस घराने के गायक हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि किशोरी आमोनकर किस घराने के गायक हैं? मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जयपुर घराना। किशोरी आमोनकर किस घराने के गायक हैं? तो जयपुर घराना। एक चीज मित्रों जरूर बोलेंगे कि आप अंतिम में जरूर बताइए कि आपका कितने आंसर सही हुआ। कमेंट्स में आप जरूर मैसेज कीजिए कि सर यहाँ पर 55 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, 55 में आपका कितना सही हुआ? 20 सही हुआ, 50 सही हुआ, 60 सही हुआ, कि समझे ना? जितना भी आपका सही हुआ उसको कमेंट्स में आप जरूर लिखा कीजिए ताकि सभी को इससे हौसला बढ़ेगा। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि ग्रुप में पढ़ा कीजिए। यदि मित्रों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मित्रों लाइक और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।